Hello, friends, and welcome to the International Fab Talks. Fab Talks is all about bonding, connecting with people across the world. We respect every individual across the world and would love you also to do the same. Respect everyone because we have this one life and we have a purpose for living in this beautiful world to enable others to live with dignity and respect. We have been joined with different kinds of celebrities sharing their life journeys every single day. And today we have our special celebrity and guest who is here with us. She is Miss Ranjita Sinha joining us from Kolkata. She's into that beautiful world of making you understand as to what really has to be your thoughts on a certain topic or on a certain given situation, how we treat people, how people should treat each other, how people should not be neglected in the community. So let's welcome our special celebrity and guest and get to know more about her. We've just kept that for an official session. And today we've got ma'am. I've been trying to connect with ma'am for many days. Ma'am, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला तो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. बहुत धन्यवाद आपको भी. Yes, dear. I would like to thank Aparajita ma'am too for giving me the chance to connect with our special guest and celebrity, Miss Ranjita Sinha. We'll get to know about her work and how she is trying to transform lives, how she's trying to make lives better for people who belong to the transgender community. We respect everyone. And you too should do that, my friend. Let's get to know more about her life journey and her work. Ma'am, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Yes, dear. मेरा नाम रंजीता है. रन में जीतना ही मेरा काम है. फॉर दैट रीजंस आई एम रंजीता. बहुत लड़ाई करने के बाद अभी कुछ हद तक हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पक्ष में राय दिया. 2014 में महामान्य सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ने अपना अधिकार को लेकर आए हैं. जो डिग्निटी, जो राइट फॉर इक्वालिटी के बात हम लोग बोलते हैं अपने देश में, वो सबका इक्वालिटी कायम हो. और उस लड़ाई से ही हम लोग लड़के आज हमारा मूवमेंट चल रहा है. जी मैम. मैम, आप ये फील्ड में आने के बाद में टू बी एज ए लीडर, एक लीडर के रूप में आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ा? देखिए, मैं लीडर कैसे बन गई, मुझे खुद को नहीं पता. लीडर कोई बनता नहीं है. समाज का दबाव बोलिए, समाज का प्रभाव बोलिए, उसमें हमको बह जाना पड़ता है. मुझे पता नहीं मैं लीडर बनने का योग्य था या नहीं. मैं अभी भी सोचता हूँ, जब मैं बहुत पहले ये मूवमेंट को शुरू किया था, नियर अबाउट 3 डिकेड्स, 30 साल के करीबी होगा मेरा ये जंग जारी है. जिस समय मैंने कम आउट किया, उस समय हम लोग ट्रांसजेंडर टर्मिनोलॉजी नहीं आया था. ट्रांसजेंडर वर्ड भी नहीं आया था हमारे डिक्शनरी में. उस समय बोला जाता था एफेमिनेट मेल. एफेमिनेट मेल्स बहुत दिक्कतें थे समाज में, क्योंकि पुरुष होके जन्मे थे परिवार में, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा समाज में चलने के लिए. जो परिवार में मैं जन्मा था वो भी थोड़ा सा प्रभावशाली था. पिताजी पुलिस में थे, माताजी कॉलेज में पढ़ाती थी. तो इसके चलते क्या हुआ, परिवार में बड़े होते होते ये समझ गई थी मैं, जो मुझे लड़ाई करके ही जीना पड़ेगा, क्योंकि समाज आपको उस नजरिए से नहीं देखेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम में अभी भी पुरुष और नारी का ही बात चला है. अभी जाकर थोड़ा सा इंसान सेंसिटाइज हुआ है, इंसान को हम लोग समझा पाए हैं. तो थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग का जो लड़ाई हम लोग ने छेड़ा था, वो आज को जाकर थोड़ा सा अपना रूप में आया है. पर उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. सरकारी सुविधा से लेकर अभी तक बहुत में हम लोग को दिक्कत है. अभी भी हमारा लड़ाई जारी है. आगे चलकर और भी लड़ाई करना है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज को लड़ाई करके हम लोग को जीतना मुश्किल नहीं होता, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है, रूल बेस. तो वो अभी भी जारी है. जी जी मैम, बहुत शुक्रिया मैम, आपने शेयर किया ये सब हमारे साथ. बहुत धन्यवाद. आपका बचपन कैसा था मैम? आपने कहा आपके पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और आपके माताजी एक कॉलेज में पढ़ाते थे, तो आपका बचपन कैसा था? आम बचपन बच्चे लोग के साथ जैसा होता है वैसा तो नहीं था. जबकि एक बचपन ही है जब वो अपना फैमिली पर डिपेंडेंट होता है. एक बचपन में ही इंसान माँ बाप परिवार के साथ संग युद्ध होता है.
स्कूल कॉलेज का पढ़ाई होता है, सब प्यार मिलना चाहिए, पर हमारे जैसे इंसान के लिए एकदम इसका ऑपोजिट होता है। फिर भी मैं अपने को खुशनसीब मानती हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा पिताजी यूपी से थे, माताजी बंगाल से थे, थोड़ा-सा मिक्स कल्चर था। और बहुत कम उम्र में मेरा पिताजी चला गया, नहीं तो शायद मुझे और भी ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ता, क्योंकि वो बहुत रूढ़वादी थे। हमारे फैमिली में ज़्यादातर सब डिफेंस और पुलिस में ही हैं, पर मैं ऐसा डांस करती हूँ, या मैं बचपन से मुझे डांस बहुत प्रिय था। मेरा पिताजी ने ही मुझे डांस स्कूल में जाकर दिया था, जबकि मेरा माताजी का फैमिली में थोड़ा-सा नाचा-गाना, मेरा माताजी खुद गाती भी थी। तो ये प्रभाव था परिवार में, पर एक लड़का डांस करेगा या वो अपने को साड़ी पहनेगी या लिपस्टिक पहनेगी, ये बहुत आसान नहीं था उस समय, और अभी भी नहीं, क्योंकि कोई भी माता-पिता ये नहीं चाहता है जब उसका बच्चा ऐसा बने, है ना? तो और उस समय मेरे लिए कोई दरवाज़ा खुला भी नहीं था। अभी तो एक्टिविज़्म में बहुत सारे क्षेत्र बढ़ गए हैं। अभी हमारा सेकंड लीडरशिप आ गया है। इंसान हमें देखकर बोलता है, "रंजीता जी, आप ट्रीट दो, आप सेशन लो, कैसे होता है?" पर हमें सेशन देने वाला उस समय कोई नहीं था। हम लोग बहुत भटके हुए थे, और उस समय ये टर्मिनोलॉजी भी आया नहीं था, ट्रांसजेंडर। तो हमारा दिक्कतें सिर्फ़ घर में नहीं, परिवार से जाकर मैं स्कूल में भी यदि बोलूँ, स्कूल लेवल में भी बच्चे लोग, मेरे दोस्त लोग का बहुत छेड़खानी था। फिर मैं बचपन से ही थोड़ा-सा एकदम, माने घर वाले नारी जैसा मेरा प्रभाव नहीं था। मैं थोड़ा-सा, मेरा आइडियल था इंदिरा गांधी जी, मेरा आइडियल था बंगाल का जितना लीडरशिप क्वालिटी का मातंगिनी हाजरा, ये लोग सब मूवमेंट में जनप्रिय था। तो मैं सहकी में से नहीं थी। तो स्कूल में भी जाकर अपना बहुत तनाव मुझे झेलना पड़ा। स्कूल के बच्चे लोग, टीचर लोग का बहुत दुर्व्यवहार हमें सुनना पड़ा उस समय, जो सुनना उस उम्र में नहीं था। अभी जाकर हम लोग सुनते हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत चलता है, ठीक है? बैड टच, गुड टच का बात चलता है, पर उस समय हमारे ऊपर जो हुआ, वो मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा मेरे साथ हुआ था। क्योंकि उस समय सहने का भी शक्ति शायद मुझे भगवान ने दिया था, जो तुमको ऐसा बनना है, तो इतना तुमको सहन शक्ति देकर ही भेजे हैं। वो सहने से भी ज़्यादा मुझे मुझे वो झेलना पड़ा। हर हर मिनट मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। पर हाँ, मेरा माँ ने मुझे बहुत सराहा है। मेरे हर चीज़ पर उन्होंने मेरा संग दिया। आज माँ नहीं है मेरे साथ, पर माँ का शिक्षा यदि नहीं रहता, माँ का वो प्यार यदि नहीं रहता, शायद मुझे भी उन किन्नर समाज जो रास्ते में खड़ा होकर ताली पीट कर अपना पेट चलाता है, मुझे भी शायद वही करना पड़ता। पर घरवाला अच्छा होने के कारण ये चीज़ हुआ, जो मुझे थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई का मौका मिला। हायर एजुकेशन तक जा नहीं पाए कि उस समय ट्रांसजेंडर जो था, वो चुनाव उतना नहीं था जो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में उनको दायरा किया जाए। पढ़ाई-लिखाई चला, उसके साथ मैं होटल मैनेजमेंट की थी, और जब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया, कलकत्ता का बाहर गया, तब मुझे और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा, स्टिग्मा के ऊपर से जाना पड़ा। क्योंकि जो हॉस्टल में थी उस समय मुझे डर लगता था, जो सारा दिन रहे, भगवान कभी रात को ना करे। क्योंकि रात होने से ही मेरे ऊपर जितना किस्म का अ, बलपूर्वक शोषण ये बोलिए या निर्यातन बोलिए पुरुष समाज का, वो मेरे ऊपर होता था। क्योंकि मेरा नारीत्व था बोलकर। मुझे हरन मेरे ऊपर कोई नहीं करता था, मेरे नारीत्व पर ज़्यादा होता था। पर मैं पहले से ही बोली हूँ, मैं डरने वाली लड़की नहीं थी। शायद उसको मैं झेल पाई, लड़ पाई। सामने टीचर लोग को बोल पाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत टीचर था जो हमें समझा, बहुत है ऐसे जो उन्होंने भी मौका लिया, हँसा मेरे ऊपर। फिज़िकल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, अत्याचार भी उस पर बहुत ज़्यादा था। आस्ते-आस्ते मैं समझी, जो मेरे साथ जो ये होने वाला है, हो रहा है, ये सही नहीं है। और जब मैं कलकत्ता फिर लौटी मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बाद, तब जाकर मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन था, वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। फर्स्ट मेरा एनजीओ सेक्टर में पैर दिया 3 दशक पहले, 30 साल पहले। उन्होंने हमें वो एनजीओ काम करता था सेक्स वर्कर को लेकर। तो वहाँ पे जाने का, वहाँ पे जो एडवाइज़र था उनका उस ऑर्गेनाइज़ेशंस का,
उनके वो मेरे बाप समान था और मेरे बाप बहुत कम उम्र में चले गए थे, तो मैं उनको बहुत सम्मान करती थी और उन्होंने मेरा दुख दर्द बहुत समझा। उन्होंने मुझे पहला काम एक रिसर्च वर्क को मुझे डाला, जो हमारे जैसे इंसानों के साथ क्या-क्या हिंसा समाज में होता है, पारिवारिक और सामाजिक। तो इसको पहले मैंने काम किया। इसका टाइम पीरियड था 2 साल। ये 2 साल मेरा रिसर्च का टाइम था और उसके साथ मेरा पढ़ाई और मेरा होटल इंडस्ट्री भी जॉइन किया था। मैं हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई भी किया था। पर प्रॉब्लम यही था, जो समय बहुत कम मिलता था। होटल इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा के सम्मुख होना पड़ा। शायद हँसी-मज़ाक का खुराक बन चुकी थी। कुछ होता था तो इंसान मन खोलकर हमें देखकर हँस लेता है। पर कोई करीब आकर ये नहीं बोलता जो आपको क्या, आपका बेसिक नीड्स क्या है? और उस एनजीओ में जाकर मैं देखा मेरे जैसे बहुत इंसान समाज में हैं, जो मुझे तो फिर भी मैं लड़ती थी बोलकर मेरा एक जगह मैं पढ़ लिख के थोड़ा-सा कायम कर चुकी थी। मेरा फैमिली मुझे थोड़ा-सा भी हो, मेरा माँ सपोर्ट देता था। पर ऐसा बहुत सारा बच्चे हैं जो घर से निकाला हुआ है, रास्ते में खड़े होकर भीख माँगते हैं, सेक्स वर्क करते हैं, हिजरा प्रोफ़ेशन, क्योंकि ट्रांसजेंडर को सब हिजरा समझते हैं, पर हिजरा इज़ अ प्रोफ़ेशन। तो बहुत सारे हमारे जैसे बच्चे जो पढ़ाई-लिखाई छोड़ के हिजरा प्रोफ़ेशन में जाते थे। तब मुझे लगा जो इनके साथ मुझे कुछ करना है, क्योंकि हमें इस ज़िंदगी को और सुंदर बेहतर बनाना है। और उस समय 30 साल पहले हमारा ये संगठन का नींव हमने रखा और ये संगठन तब से लेकर अभी तक चल रहा है। हम अभी एक शेल्टर होम चलाते हैं, जो भारतवर्ष में पहला एक शेल्टर होम है, जो केंद्र सरकार का अनुमोदित है। जो ट्रांसजेंडर शेल्टर होम में बच्चे लोग आएँगे, 1 साल उनको रखा जाएगा, जिसको निकाल दिया जा रहा है। उन्हें बहुत किस्म का ट्रेनिंग, सेल्स स्किल ट्रेनिंग, जितना स्किल उनको दिया जाए या जो-जो उनका मर्ज़ी है, उसको सशस्त्रीकरण करके फिर उनको पहले समाज में प्रतिष्ठित किया जाए। हमारे समय ये सब सुविधा नहीं था। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग और भी बहुत सारे मूवमेंट के साथ मैं जुड़ी और देखते-देखते ये मैं जान गई, जो कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग, आप यदि उस पर पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, तो वो जगह ज़्यादा देर तक जाएगा नहीं। और हमारा जो ये मूवमेंट था, उसका भी जो लड़ाई हमने छेड़ा था, उसको भी महामान्य सुप्रीम कोर्ट के पास हमें खुद ट्रांसजेंडर इंसान लोग ने ही अ, ट्रांसजेंडर को ही अपना आवाज़ उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना पड़ा। कोई भी देश का हमारे देश में जितना सिविल सोसाइटी पीपल्स है या राजनेता है, कोई भी हमारा पिटिशनर नहीं बना। ट्रांसजेंडर लोग खुद ही पिटिशनर बन के ये जंग छिड़ा और सुप्रीम कोर्ट से 2014 में हम लोग जंग जीते। और जीतने के बाद जो-जो अभी भी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुके हैं, पर अ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कुछ हुआ है, पर उसका रूट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उसका होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे होम में बहुत सताया हुआ ट्रांसजेंडर लोग आते हैं, जिसको घर से निकाला गया है। समाज में जो लोग प्रतिष्ठित नहीं हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलता, हॉस्पिटल में ट्रांस वर्ड में मेल फीमेल है, पर ट्रांस वर्ड बोलकर कुछ नहीं है। रास्ता में प्राइवेट जगह में आप टॉयलेट के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सब जो बेसिक नीड्स है, एक राष्ट्रीय स्तर पे सब इंसान को जो एक बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान का जो अधिकार है, वो हमारे समाज में हमारे लिए प्रतिष्ठित नहीं था। जिसे हमें खुद को लड़के, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में देखो, मानव सभ्यता पहले से ही इसको लेकर चलता है। ये अपना बेसिक नीड्स है, खाना, पढ़ना, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे साथ अभी भी जुड़ा नहीं है। हमें लड़ के ये रास्ता निकालना पड़ा और इसका लड़ाई अभी भी जंग चल रहा है। ये नहीं जो बहुत कुछ मिल चुका है। अभी भी बहुत जगह में हमारा रिज़र्वेशन नहीं है, जो होना बहुत ज़रूरी है। पर अभी तक हम लोग कोशिश जारी रखे हैं। जी मैम, जी मैम, धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरह के दुख दर्द झेल चुके हैं आप और दूसरे लोग भी झेल रहे हैं जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दिस इज वेरी सैड।
तो ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, आप इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कर चुके हैं. Yes, it has been, in 2014, the law has been passed, but it has to be implemented in the right way. We agree with that, ma'am. Dear ma'am, अगर ऐसे कोई बच्चे हैं बाहर जो देखेंगे ये वीडियो, जो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका मदद कैसे ले सकते हैं? आपको हाउ ऑल कैन ओवर कम इन इंडिया, कांटेक्ट विद यू? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऑल ओवर इंडिया में गरिमा गृह नाम में 12 शेल्टर होम है ऑल ओवर इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जिसको सपोर्ट करते हैं। पर उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है सरकार क्या केंद्र क्या राज्य सरकार अपना अपना नीति बनाते हैं, पर उसमें वो लोग भी खड़े नहीं उतरते। उन्होंने शुरू किया था अच्छा काम से, पर अभी भी 2 साल 3 साल से उसमें फंडिंग सपोर्ट नहीं है। और एक शेल्टर होम खींचना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि मैं उसका डायरेक्टर हूँ। पिछले 3 साल से मैं खींच रही हूँ। मैंने देखा है जो हर महीना जितना खर्चा है, स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी से लेकर कुक से लेकर, ठीक समय में यदि आप इनको सैलरी नहीं दे पाओगे, हर महीना 25-30 आदमी हमारे बच्चे यहाँ पे रेसिडेंट रहते हैं, इनका शिक्षा, इनका ट्रेनिंग, इनका खान पान, इनका तबीयत, इनका स्वास्थ्य ठीक से यदि सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये प्रोग्राम सिर्फ दिखाने के लिए ही रह जाएगा। मुझे अभी भी लगता है समाज में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रम है, वैसा टीजी बचाओ टीजी पढ़ाओ कार्यक्रम अभी तक शुरू होना बहुत जरूरी है। सरकार को, क्या केंद्र क्या राज्य सरकार को, और भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में काम करना है, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये एनएचआरसी बोल रहा है, नेशनल ह्यूमन कमीशन का ये रिपोर्ट है। भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा हुआ जनगोष्ठी ट्रांसजेंडर को ही माना जाता है। अभी तक इनको लेकर कोई भी काम ठीक से हुआ नहीं है। इसीलिए पॉलिसी मेकिंग में बहुत सा चेंज होना बहुत जरूरी है। राइट फॉर इक्वालिटी में जो जो इक्वल राइट एक इंसान, आम इंसान जीता है, जिसको लेकर उसका वोट का राइट्स, उसको संविधान में जीने के लिए पानी, कपड़ा, मकान, घर, नौकरी, अभी तक ट्रांसजेंडर को हम लोग उस जगह में यशस्वी कर नहीं पा रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे मेरा कुकिंग के ट्रेनिंग लिए है, टेलरिंग के ट्रेनिंग लिए है, उनको हम लोग नौकरी दे पाए हैं। पर सरकारी स्तर में नौकरी होने का एक प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी में उनका ये सब होना बहुत जरूरी है। ट्रेन बस में उसका रिजर्वेशन होना जरूरी है। वृद्ध जो हमारे सीनियर सिटीजन है हमारे कम्युनिटी का, उनके लिए शेल्टर होना बहुत जरूरी है। नीड्स बहुत है, पर काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत में हम लोग शुरू किए हैं। पर उम्मीद रखती हूँ जो समाज में एक समय ऐसा आएगा जबकि ट्रांसजेंडर अपने पैर पे खड़े होंगे और समाज में ये करके दिखाएंगे जो हम लोग भी कोई इंसान से कम नहीं है। हमारे अंदर भी वही स्किल है जो एक आम नागरिक में है। जी मैम, हम भी आशा करते हैं कि भारत सरकार और सभी वासियों सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें. एकदम Yes, and not to hurt anybody's sentiment, to सही। respect them, to accept them, and give equal rights. That's really nice, ma'am. Thank you for sharing it very clearly. बहुत clearly आपने share किया. That's really nice, ma'am. मैम, अभी एक क्वेश्चन हमारे मन में है. आप जो माँ बाप है, अभी जो मदर्स एंड फादर्स है, अपने बच्चे थर्ड जेंडर को बिलोंग करते, जब मालूम हो जाता है तो उन लोग बड़े नाराज हो जाते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एकदम उनको घर से निकाल भी देने का सोचते हैं. तो आप ऐसे पेरेंट्स को किस तरह की राय देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इन पेरेंट्स को? देखिए, एक समय यदि आप देखिएगा, हमारे देश का जो संविधान में सती प्रथा था, लड़की को उसका पति के साथ जलाया जाता था। तो उसके लिए भी मूवमेंट हुआ। विद्यासागर जी, राम मोहन रॉय, ये लोग उस समय ये पुरुष थे, फिर भी नारी पर ये अत्याचार को उन्होंने लड़ा। बाल विधवा, बाल विवाह, सबके पीछे ही एक मूवमेंट था। पर ट्रांसजेंडर मूवमेंट में मैंने देख रही हूँ, जो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में भी दिया गया है, जो उन परिवारों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो बाप माँ समझते हैं जो हमारे ये बच्चे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जगह से, जी हमें तो कुछ देगा नहीं, ना ये मेरा घर का शोभा बढ़ाएगा, ना इसका शादी दे पाएंगे, तो इनको घर से निकाल दो।
परंतु वो सब परिवार में यदि ये योजना, सरकारी योजना है, जैसे मैंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान आए, जो इन बच्चों को, सरकार को अलग से इनका परिवार को स्कॉलरशिप दिया जाए, जो इन्हें घर में रखकर आप लोग पढ़ाइए और इसको भी कामयाब बनाइए। बहुत सारे परिवार मान रहे हैं, जितना हमारे जो बहुत सारा ऑपरेशन के हार्मोन थेरेपी, सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के थ्रू हमें जाना पड़ता है, और ये मूड स्विंग होता है, मेंटल हेल्थ का बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो बहुत परिवार सुन नहीं रहा है, ये तो मैं नहीं बोलूंगी, पर ज्यादातर जहाँ पे अभी भी अशिक्षा जारी है, शिक्षा का हिस्सा पहुंचा नहीं है, वहां पे परिवार समझता है जो इनको रखकर हमें क्या करना है, इनको निकालो घर से ज्यादा। तो उनके पास मेरा यही रहेगा, जो आप लोग आम बच्चे जैसे होते हैं, ये बच्चे वैसे ही हैं। ये लोग कोई अलग सा ग्रह से बस स्पीसीज नहीं है जो आकर हमारे देश में है। ये भी हमारे समाज का अंग है। जिस समाज में अर्धनारीश्वर का पूजा होता है, जो शिव वही पार्वती, हर गौरी का रूप में पूजा होता है, उसको हम लोग ऐसे, जब भगवान के बात होता है तो उनको हम भगवान बना देते हैं। इंसान का बात होता है तब हमको उनको गाली देते हैं, छक्का हिजड़ा मामू ये सब बोलकर गाली देते हैं, पर ये भी तो ईश्वर का ही अवतार है। तो उनको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, इंसानियत के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ उनको परिवार में रखकर, उसको एक परिवार के दायरे में जो बच्चा बड़ा होता है, जो गाइडेंस मिलता है, वो गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमको कि भाई हाउ पेरेंट्स शुड टेक केयर। माताएं और पिताएं बाहर जो है अपने बच्चों को किस तरह और किस रूप से प्यार करना है और एक्सेप्ट करना है, ताकि ना पुशिंग देम, नॉट टू कट देम ऑफ। दैट्स रियली नाइस। ये मैम, खुद में मैं रंजिता हूँ, मुझ में ये गुण अच्छा लगता है। वैसा कौन सी गुण है जो आप में खुद अच्छा लगता है? व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग अबाउट यू? मैं कभी भी अन्याय को सहा नहीं, वो मेरा माँ बाप से हो, समाज से हो, सरकार से हो, मैं उस पर आवाज उठाई। ये गुण में मैं कभी भी पीछा नहीं किया। तो ये एक स्वभाव जिसको मैं बहुत अपने से लगा के रखती हूँ, जो भगवान जितना भी करे, मुझे ये स्वभाव से ना धिक्कारे। जहाँ पे अन्याय हो वहां पे मैं पहुंच जाती हूँ, और वहां पे जितना हो सके मैं अपना आवाज बुलंद करती हूँ। तो ये एक स्वभाव मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। That's really nice. बहुत अच्छा मैम। To fight against injustice, my dear friends. So any sort of injustice done anywhere with regard to any gender, stand up for it. And especially the third gender or the transgender people have been suffering a lot right from the start. Let us begin to love and respect them. Give them that dignity of living in this beautiful world. Dear ma'am, लोग आपको कैसे याद करें? हमें याद ना करे, यदि हमारा पुरखों को याद करे। हम मैंने पहले भी बोला, माइथोलॉजी देखे, हम लोग थे, हम लोग है। ठीक है, हम लोग कभी ये नहीं जो तुरंत हम लोग आ गए हैं, हम लोग कोई सुपर नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाज में थे, किन्नर समाज, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारा राम लाला का पूजा हुआ इतना बड़ा करके। और सबको पता है ये जो कहानी है राम लाला के साथ, जब राम जी वनवास जा रहे थे, तब नर नारी सब लोग रो रहे थे वनवास जाते समय, और किन्नर समाज सब लोग एक साथ उनके पीछे चल रहे थे, वो लोग भी वनवास में जाएंगे। तब राम भगवान ने बोला था आप लोग अपने अपने घर जाओ, 14 साल बाद जब मैं लौटूंगा तब मैं आप लोग से मिलूंगी, और ये परिवार हमारा बना रहेगा अयोध्या। तो वो चले गए थे फिर वनवास में, और जब 14 साल बाद आए, देख रहे हैं उसी रास्ता में किन्नर समाज बैठा है। तब बोला आप 14 साल आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो किन्नर समाज का यही बात था, हमारा वंशज का यही बात था, जो आप नर नारी को बोले हो, किन्नर को नहीं बोले थे घर जाना। तो प्रभु जी हम लोग तब से बैठे थे, 14 साल बैठे हैं। तो उस समय राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, आप कलयुग में जाकर राज करोगे, कलयुग में आपको शांति मिलेगा। और यदि हम उसको देखा भी जाए, तो कलयुग में आकर महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया। हाँ, अभी इतना ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो बहुत पहले होना चाहिए था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स बोलकर जो ह्यूमन मनुष्य का जो अधिकार है उसको कायम हुआ ये कलयुग में आकर। और अभी हमें
उस राइट्स का प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर हम लोग चलेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट में जो जो न्याय है, जो जो बात किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तो यही मेरा बोलना है, जो तब से लेकर अभी तक हम लोग थे न्याय के पथ में, और अभी भी हम लोग न्याय के पथ से ही जाने वाले हैं। और आगे चलकर हम लोग भी सामाजिक रूप से हमारा भारत का नागरिक हिसाब में जो नागरिकता सब पालन करते हैं अपने नगर माने शहर में, देश में रहने के लिए, वैसा सिटीजन हम लोग भी बनेंगे। जी मैम, जी मैम, शुक्रिया मैम फॉर शेयरिंग दैट, वेरी मच, थैंक यू। आपने राम भगवान के बारे में भी बहुत अच्छी सी कहानी सुनाई हमको, जो सच्चाई था तब तो हमको नहीं मालूम था, तो आप इतनी अच्छी तरीके से समझाए, वो बहुत अच्छा लगा हमको। जी मैम। मैम, कोविड आए जब आप लोग कितना मुश्किलें से सामना करना पड़ा, किस तरह की मुश्किलें सामना करना पड़ा मैम? कोविड के समय तो बहुत दिक्कतें झेलना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में मैं बोला सशस्त्रीकरण उन इंसान लोगों का है जिनके पास पैसा है, जो लोग अपना पैसा को जमा पाते हैं। हमारा तो कोई पैसा भी नहीं है, ना बैंक अकाउंट था उस समय। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी का एक दिन में तुरंत बोल दिया गया, घोषणा कर दिया गया, जो अभी कोविड के चलते सब बंद किया जा रहा है। जो बच्चे रास्ते में रहते थे, जो लोग भीख मांग के खाते थे, उनका हालत तो बहुत खराब था। वो उस समय हमारा ये होम भी चल रहा था, हमारे बच्चे लोग का खाना नहीं था, इतना दिक्कतें थे। और उसके साथ साथ जो हमारे शहर में और सारे इंसान हमारे बिरादरी के थे, वो लोग के पास ना पैसा था, ना घर भाड़ा देने का, ना इलेक्ट्रिक बिल देने का, बहुत मुश्किल चला। हम लोगों ने इधर से उधर से मांग के, हमारा मेरे मेरे इर्द गिर्द बहुत मेरे दोस्त लोग हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हैं, वो लोग हमें बहुत उस समय हेल्प किया। किसी ने गाड़ी देकर, सुबह से हम लोग रसोई करते थे, रात में सोते ही नहीं थे, सारा रात हम लोग का खाना कम से कम 500-600 इंसान का खाना बनता था। और एक एक जगह जगह हम लोग खाना देकर आते थे, हमारा होम में बनता था वो सब खाना। और जितना खाने का सरेआम था, चावल से लेकर, दाल से लेकर, खिचड़ी बनाया जाता था, सब हमें बहुत सारा दोस्त लोग हमें हेल्प करता था। और उस समय वो सब खाना वाना लेकर हम लोग, गाड़ी एक मेरे दोस्त ने देकर रखा था, जो ये गाड़ी लेकर आप जाओ। पर ये सब काम से भी ज़्यादा सरकार को उस समय सोचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक साधारण नागरिक, एक आम साधारण नागरिक से भी ज़्यादा खराब हालत हमारा था। क्योंकि इकोनॉमिकल कोई भी एम्पावर्ड हम लोग नहीं थे, ना अभी भी हैं, ठीक है? तो समाज में इन वर्गों के लिए अलग सा योजना या अलग सा सरकार का नीति निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय हमने मेरे आँखों के सामने बहुत सारा कम्युनिटी को मरते देखा। मेरा उनके लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं था, हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं था। मैं अपना स्टेट में, यदि आप गूगल्स में भी देखो, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाया। सरकार का उस समय जो हमारा वो मंत्री था, क्या बोलता है, स्वास्थ्य मंत्री था, उनको मैंने चिट्ठी लिखा, जो इन हालत में हम लोग ट्रांसजेंडर लोग जाएँगे कहाँ? फीमेल और मेल वार्ड है। सरकारी छोड़कर तो गैर सरकारी में हम लोग जा नहीं सकते, उतना पैसा कहाँ से आएगा? तब जाकर उसको भारत में पहला, पश्चिम बंगाल में सरकारी हॉस्पिटल में हमें 6 बेड का जगह मिला। 6 बेड, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में 6 बेड हमें मिला गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राप्ति था, क्योंकि यदि मैं एक आदमी को भी उसमें लेकर आती, तो और वो 6 बेड में मैं भी जाकर बनी, क्योंकि उस समय मेरा 3 बार मैं अटैक हुआ कोविड से। और उस जगह में जब मैं जाकर रही, तो मुझे लगा हाँ, सच्ची ये हमारा जगह बनना चाहिए। क्योंकि कोविड के समय में भी डिस्क्रिमिनेशन उतना ही देखा गया। सब लोग, हम लोग मेन स्ट्रीम को ही ज़्यादा नज़र दिए। पर पिछले जनगोष्ठी जो लोग वर्कर हैं, स्ट्रीट बेगर हैं, उनको हम लोग सोचे ही नहीं। जो ये कोविड उनको भी हो सकता है, और उसमें ट्रांसजेंडर भी थे। और जब मैं वो हॉस्पिटल में 2-3 महीना बाद मैं दाखिल हुआ, तब मैंने देखा जो हाँ, ये लड़ाई यदि उस समय नहीं करता, तो शायद हमें घर बैठे ही मरना पड़ता। और ये अभी भी वो बेड है, 6 बेड को अभी भी एलोकेटेड करके सरकार ने रखा है। और उसके बाद हर राज्य में आस्ते-आस्ते ये स्टेप लिया, ये बर्निंग स्टेप लिया, जो ट्रांसजेंडर लोग के लिए भी कोविड
प्रोटेक्शन वो वेट रखना चाहिए। और ऐसा ही शुरुआत हुआ और अभी भी बहुत सारी चीज से हम लोग अभी भी आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जैसे मेरा माताजी पिताजी दोनों ही सरकारी ऑफिसर थे। जैसे आपको पता होगा, अनमैरिड बेटी को उनका माँ बाप का पेंशन मिलता है। तो मेरा ये 6 साल से मैं इसके लिए भी लड़ रही हूँ, जो मुझे क्यों नहीं पेंशन मिलेगा एज़ अ ट्रांस वुमन। तो देखा जाए ये सब लड़ाई को हम लोग जीत पाते हैं या नहीं। एज़ अ राइट फॉर इक्वालिटी की बात हो तो सब इंसान यदि इक्वल है तो व्हाई शुड आई नॉट। तो अभी देखा जाए यदि होता है तो मैं मानूंगी। और ये सिर्फ मेरा पेंशन पाने का अधिकार नहीं है, हमारे जैसा बहुत ट्रांसजेंडर है जिसका माताजी पिताजी शायद गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में काम करते हैं, उनको ये हक देना चाहिए। जी मैम, हम सहमत हैं आपकी बातों से। यस, इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी, आई रियली एक्सेप्ट दिस। एंड उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द ये एस्टैब्लिश कर दे कि भाई यस, द पेंशन ऑफ द डेड पेरेंट्स शुड गो टू इवन द थर्ड जेंडर चाइल्ड, इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू अ थर्ड जेंडर। हमने भी देखा है बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स भारत सरकार में काम कर चुके हैं और आज अभी नहीं है, तो एक न्याय हो जाता वहां पर कि भाई वो बच्चे जी सकते इज्जत के साथ, किसी के ऊपर ना डिपेंड करते हुए। दैट इज रियली नाइस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, यू आर फाइटिंग फॉर ऑल द गुड रीजंस। यस डियर, बहुत सारे लोगों के पास ये हिम्मत नहीं होता सरकार से लड़ना, लोगों से लड़ना, या एक लीडर बन के ठहरना, दूसरों के लिए आवाज उठाना। सब लोग, बहुत से ज्यादा लोग डरते हैं। तो आप में ये हिम्मत कैसे आया कि मैं, कैसे आ गई कि मैं ये सामने आके लड़ूं, मैं ठहरूं सभी के लिए? मैं जब 5 साल थी, 5-6 साल था मेरा, मेरा पिताजी का देहांत हो गया। तो एक्सीडेंट पे वो चल बसे, पर मेरी माँ के मुँह से मैं सुनी थी, जो मेरा माँ भी बहुत कम उम्र में, नियर अबाउट 35-37 साल में विडो हो गए थे। और मैं मेरे माँ के मुँह से, क्योंकि मेरे मेरे लिए मेरा भगवान मेरा माँ-बाप ही था। अभी भी मैं उनको पहले पूजती हूँ, उसके बाद दूसरे भगवान के सामने मेरा सर झुकता है। मैंने सुना था वो बहुत ऑफिसर हिसाब से बहुत दायित्ववान था, लड़ाई में आगे था। और जात में भी हम लोग, कास्ट, यदि आप कास्ट का बात करें, उसमें भी मैं राजपूत हूँ, तो राजपूत लोग कभी भी झुकता नहीं है। तो मेरे अंदर ये खून पहले से ही था और उसमें माँ-बाप का जो सोच था, वो भी जाकर काम किया और अभी भी वो काम करता है। मैं कभी भी अन्याय कुछ भी देखती हूँ, मैं उसमें आगे आती हूँ और मेरे एक गैंग भी बन चुका है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो लोग मेनस्ट्रीम से है, जो लोग किन्नर नहीं है, जो लोग पुरुष भी है, नारी भी है, और हमारा वो 20-40 का एक गैंग है। तो वो लोग हमें बहुत, मुझे सहारा देता है हर समय में। आप अपराजिता का नाम बोले, वो भी मेरे हर लड़ाई में मेरे साथ रहा, मेरे साथ लड़ा। और ये पूरा परिवार सिर्फ किन्नर समाज का परिवार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। और कोई भी, किसी के परिवार में कोई भी वधू निर्यातन होता है, लड़की लोग पे ऊपर रेप केस होता है, हम लोग सब में जाकर खुल के अपना मूवमेंट को देते हैं। क्योंकि हमें लगता है एक आदमी का लड़ाई कभी भी रंग नहीं लाता, पर 10 आदमी का लड़ाई जाकर समाज में प्रतिष्ठित होता है और उसका एक बोलबाला भी होता है। तो ये दल हम लोग ने एक बना चुके हैं, जब कहीं कहीं पर भी कुछ भी अन्याय हो, हम लोग लड़ लेते हैं। तो ये सब मूवमेंट, परिवार थोड़ा-सा हमको एम्पावर किया और वो एम्पावरमेंट अभी भी जारी है, उससे ही हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, आपने अभी जो शेयर किया हमारे साथ कि सभी लोग, ऑल द मेल, द फीमेल एंड द थर्ड जेंडर एज वेल, जॉइनिंग टुगेदर, इकट्ठा होकर हम सामना कर रहे इस दुनिया का, या जो इनजस्टिस जो है, जो अन्याय हो रहा है, या कुछ रेप केस हो, सब मिलकर अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये कि भाई आपने कहा कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो कि नर के नहीं है या थर्ड जेंडर के नहीं है, बट फिर हमारे साथ हैं। तो ये हमें एक आश्वासन देता है कि यस, ये दुनिया अच्छी है, अच्छे लोग भी हैं। तो और हम, हमें जीने का अधिकार भी है, सबको लेकर चलने का यस, अधिकार। yes, 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 dear. That's really very nice. And thanks to all of your friends, ma'am, who are with you
जो भी आपके साथ खड़े हैं आज तक, जो खड़े थे और आज भी हैं आपके साथ, सभी को हमारे प्रणाम इंटरनेशनल फैब टॉक से। दैट्स रियली वेरी नाइस। डियर मैम, हमने देखा है बाहर देश, दूसरे कंट्रीज में है, वहां पर लॉज बदल चुके हैं, आज उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल चुका है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में मैम? देखिए, हर देश का अपना अपना, हमारे देश में इतना साल बाद ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ट्रांसजेंडर मूवमेंट को हम लोग आगे लेकर आए। ये प्राप्ति बहुत है, पर सबको हमें पता है हमारे देश का नीति निर्धारण अभी जिस जगह से हम लोग जा रहे हैं, उस जगह में कोई भी नागरिक खुश नहीं है, है? सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिल रहा है हमें। और जिनको नहीं मिलना है, जिनको हम लोग अपना प्रतिनिधि बोलकर सामने में भेजते हैं, राजनीति में जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो लोग जाके वो जगह को भ्रष्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। और उसके चलते क्या हो रहा है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक दिक से लेकर शिक्षा के दिक देखिए, आप वेस्ट बंगाल में देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नौकरी के जगह प्रॉब्लम है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, नौकरी चोरी हो गया किसी का, ठीक है, पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी यूथ, क्योंकि आप यदि विवेकानंद को अच्छा से जाने तो ये जानना बहुत जरूरी है, जो यूथ जो है उनके अंदर बहुत एम्पावर है, वो बहुत एम्पावर एक समुष्टि है। तो इन लोगों को आना बहुत जरूरी है, शिक्षा और भी आना बहुत जरूरी है। हमारे संप्रदाय में भी शिक्षा को लाना बहुत जरूरी है, यूथ एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है। और जितना एम्पावर्ड हमारा समाज बनेगा, हमारा देश उतना ही आगे कामयाब होगा। तो हमें अच्छा सपना देखना है, हमें अच्छा सा परिवेश बनाने के लिए छोटे छोटे सब इंसान के हाथ में ये है। ये हम लोग नहीं बोल सकते हमारा देश क्या कर रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यदि सब मिलके कुछ ना कुछ इनोवेशन करें, जिससे जाकर समाज का कुछ उन्नयन हो। हमारे हमारे एरिया में कोई कुत्ता, ये सिर्फ नहीं जो हम अपने ही सिर्फ करें, हमारे इर्द गिर्द जितना जीव जंतु है उनको, हमारा परिवेश को, सबसे हम लोग जुड़े हैं। और उसके लिए हम लोग को झेलना भी पड़ा कोविड के चलते। सबको पता है जो परिवेश को हम लोग कितना खतरा में लाए थे, जिसके चलते हमें ही, पर इंसान फिर भूल गए हैं, फिर वही अपना बोलबाली कर रहे हैं। कोई भी परिवेश को नहीं सोच रहे हैं, अपना इर्द गिर्द जितना जीव जंतु है उनको नहीं सोच रहे हैं, अपना परिवार को नहीं सोच रहे हैं। सब लोग हम लोग मगन हैं मोबाइल में, टीवी में, एंटरटेन में, अपना देश को लेकर नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है समय आया है जब अपना देश को प्रत्येक व्यक्ति को अपना हित के लिए, अपना समाज के लिए सोचना, और अपना परिवार, और परिवार के साथ-साथ अपना जो अंचल में वो रहते हैं, उसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। लोकल क्लब, लोकल एनजीओ, लोकल सीबीओ और भी ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। नारी समिति, नारी जागरण, ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह में थोड़ा-सा, बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा हो जहाँ पे एम्पावरमेंट प्रोग्राम को लेकर यूथ सोचे, क्योंकि नौकरी का भी हालत बहुत खराब है। और भी कोई बिजनेस या कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग यदि ला पाए समाज में, इनका चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज को हम लोग को, समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत सुविधा देगा। जी मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग, दैट वाज रियली वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे मन में एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। अगर आज इस वक्त हम दोनों शेयर करके बात कर रहे हैं यहाँ पर इस मंच पर, अभी भी थर्ड जेंडर की कोई भी हो बाहर इंडिया में, भारत में कुछ हैरेसमेंट हो रही है उनके साथ, बहुत सारा हुआ है। तो मैं क्या करना है उसको, कहाँ पर जाकर कंप्लेन करें? क्या वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये लोग हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, या ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, या फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं हमें? तो कहाँ पर जाए हमें? अगर गए पुलिस के पास, क्या पुलिस वाले हमारे मदद करेंगे? तो उनके मन में ये क्वेश्चन होगा ना मैम, तो आप क्या हाँ, कहना चाहेंगे? पुलिस वाले मदद कर सकेंगे, क्योंकि हर जो ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका जो धाराएं है, जितना आर्टिकल्स है, सब पुलिस को पता है। यदि नहीं भी पता है तो उस जगह को लेकर हमें, हमसे जरूर सूचित करें। मैं खुद भी हमारा नेशनल नेटवर्क बने हैं ट्रांसजेंडर का, मैं उसका बॉडी में भी हूँ। हमें जरूर बोले जो किस जिला में, किस जगह में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और वो छोड़कर
नेशनल काउंसिल भी बन चुका है। नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बोलकर एक काउंसिल बना है, जो सरकारी काउंसिल है। उनका यदि कुछ भी प्रॉब्लम है, यदि वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए वो लोग हमसे भी बात कर सकते हैं, या आप लोगों का ये टॉक शो में वो लोग डाल सकते हैं जो उनके साथ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या उनके साथ कुछ भी पुलिस या प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से जरूर कोशिश करूंगा उन लोगों के साथ रहने की। जी मैम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, दैट्स रियली वेरी नाइस। मैम अभी हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर, वी हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी 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 मालूम हुआ है कि मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं, आई बिलोंग टू द थर्ड जेंडर, मैं एक थर्ड जेंडर इंसान हूँ, तो मुझे क्या करना है, कहाँ पर जाना है, किससे बातें करना है, तो उनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो ये प्रोग्राम देखेंगे, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का, हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में ट्रांसजेंडर को डाला नहीं गया, परंतु ये बात भी नहीं जो 18 साल के बाद कोई ट्रांसजेंडर हो रहा है। बच्चे का मैं तो एकदम इनबॉर्न हूँ। मेरे तो एकदम छोटे से ही मेरा बॉडी को मैंने चैलेंज किया, जो मैं ऐसा नहीं था। पर मेरे जैसा खुशनसीब सब परिवार के बच्चे हो नहीं सकते, तो वो जाए कहाँ? तो इसको लेकर भी हम लोग चर्चा चल रहा है। जो अभी ये सब बच्चे जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि हमारे ये गरिमा गृह में भी 18 साल के नीचे ही बच्चे को हम लोग रख नहीं सकते। तो वो बच्चे जाए कहाँ? वो सीडब्ल्यूसी में जाएगा। सीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। वो लोग जब वहां पे जाता है, तो वो लोग के पास भी उल्टा सीधा काउंसलिंग किया जाता है, जो तुम लोग क्यों लड़का से लड़की बन रहे हो, उसमें तुम्हें क्या फायदा है, ये है वो है। ये भी सरकारी है, पर सेंसिटाइजेशन का जो हार है, जो समीक्षा में देखा गया है, वो भूल भाल होता है, और इसके चलते बहुत सारे ट्रांसजेंडर को झेलना भी पड़ता है। पर यदि वो लोग, बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो अभी भी 18 साल के नीचे हैं, जिनका परिवार, जिनको समाज में कोई भी स्वीकृति नहीं मिल रहा है, अपना-अपना राज्य में वो लोग ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है, उनसे बात करें। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बोर्ड है हर राज्य में, उनसे जाकर बात करें। यदि उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरा नंबर भी आप इसमें दे सकते हैं, आपका ये टॉक शो में। वो लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हम उनके परिवार का हितकारी होकर मैं उनको दिशा दिखाऊँगी। जी जी, दैट इज रियली वेरी नाइस मैम, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। इतने नेक दिल के हैं आप, इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि भाई आप सभी का मदद करना चाहेंगे, एक हर जेंडर का। you're not only focused, आपने कहा इससे पहले कि भाई हम सभी के साथ मिलते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम सब इकट्ठा करना है, एक से नहीं होगा, सभी मिलना है। तो ये बात बहुत अच्छी बात आपने कहा मैम। मैम, हमने देखा गया कि भाई स्कूल में बहुत सारा अत्याचार होते हैं, बच्चे, टीचर्स भी कुछ बोल देते हैं बच्चों को, या बहुत छेड़खानी होती है। तो आप एक स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट्स को, कि भाई ऐसे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? देखिए, स्कूल का शिक्षा एक ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान का मन बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। और एक शिक्षक, उनको तो माँ बाप से भी ज्यादा दर्जा हमारे धर्म में दिया गया, हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, जो माँ बाप से भी बड़ा होता है शिक्षक। एक शिक्षक को, कामयाब शिक्षक को, वो डिस्क्रिमिनेशन यदि करे, तो उन पर जाकर ये बहुत अन्याय है। जो एक शिक्षक, वो भी हमें ये नर नारी के अंदर में फेंकता है। पर ऐसा बहुत शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक हमें शोषण भी किया है, ऐसा नहीं है जो नहीं किया है। पर अभी सबसे यही अनुरोध है, आप लोग थोड़ा सा समझिए। और क्या होता है, ज्यादातर बच्चे लोग हमारा कम्युनिटी में, मैं खुद भी देखी हूँ, जो परिवार भेजता है स्कूल जाना ही पड़ेगा, तुम जितना भी इफेमिनेट हो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल जाने से वहां पे बुलिंग होता है। अभी ये दोहरे जिंदगी में बच्चे लोग ना पढ़ पाते हैं। मेंटल हेल्थ, अभी तो ये सब जाके चर्चा में आया है, मेंटल हेल्थ, गुड टच बैड टच। उस अभी तो ये सब को लेकर सोचना है, जो ये बच्चे लोग जाए कहाँ? हमारे समय में नहीं था, 30 साल पहले नहीं था। आई एम नियर अबाउट 40, आप 50 के करीब। मुझे वो झेलना पड़ा। पर अभी तो बहुत कुछ सचेतन है। सब स्कूल में बच्चे लोग को सिखाया जाता है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है।
तो ये सिर्फ मेन स्ट्रीम को क्यों सिखाया जाए, क्यों नहीं ट्रांसजेंडर को सिखाया जाए। और यदि ये समय है जो अभी ट्रांसजेंडर के लिए अलग से मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारा जो गरीब देश है, हमारा देश तो जापान जैसा नहीं है जो एक ट्रेन भी अलग से एक इंसान के लिए चलेगा। ये हमारा देश का उतना अर्थनैतिक ठीक नहीं है। परंतु हाँ, स्कूल में पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर को अलग से यदि हम लोग सोचते हैं, जो ऐसा एफेमिनेट मेल है जो अपने को थोड़ा सा संकोच बोध कर रहे हैं, तो टीचर माँ बाप से भी बड़ा होता है, गुरु होता है, उनको समझना है इनका स्वभाव, इनका मनन, इनका चिंतन, और उसके साथ वैसा यदि वो गाइड करता है तो वो बच्चे का आगे चलकर वो अच्छा नागरिक बन सकता है, उसे जॉब मिल सकता है, क्योंकि एक शिक्षक इंसान आगे चलकर जो करता है वो अपना शिक्षा के द्वारा ही करता है। और शिक्षा यदि अधूरी रह गया तो उसका जीवन भी अधूरी रह जाता है, और उस पर वो यदि ट्रांसजेंडर हो तब तो और भी दुखदायी। तो शिक्षा तो होना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा शिक्षक को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am, you've said that very right. The faculty members, the teachers itself have to be educated on everything with regard to even the third gender, as to how to respect the third gender. Even if you have a student in your class, no taking advantage of them or not allowing others to bully the child. Yes. Dear ma'am, आपको इतना सारा ताकत कहाँ से मिलती है ये सब झेलने के लिए, लड़ने के लिए, दूसरों की आवाज बन के ठहरने के लिए? कहाँ से मिलता है इतना सारा शक्ति? देखिए, मेरा माँ के मैं भगवान मानती थी, मैं बोली हूँ, और मेरा माँ ने मुझे बहुत सारा भगवान देकर भी दिया। मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ, मैं अध्यक्ष नारीश्वर को भी मानती हूँ, भावचेरा माता जो हमारे संप्रदाय का माँ है उनको मानती हूँ, और इनसे सबसे बड़े है मेरा माँ बाप। तो मैं हर समय ये जानती हूँ, मैं यदि किसी का क्षति नहीं किया हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं बना हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनने के लिए बना हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन बनने के लिए बना हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान के लिए मैं बात करूंगी, इंसान के लिए लड़ूंगी, वो हमारा बरादरी हो या कोई भी हो। ठीक है, ये नहीं, मैं अभी ये नहीं बोलूंगी जो लड़की लोग के छोड़कर मैं पुरुष भी बहुत निर्यातन होता है, ये नहीं जो पुरुष पे निर्यातन नहीं होता, उन पर भी बहुत निर्यातन होता है, शायद वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो पुरुष है। पर हमारा ये परिवार में बहुत सारे केस आते हैं, तो ये सब शक्ति मैं आपसे भी मिल रहा है मुझे, ये नहीं जो सिर्फ भगवान से। एक पॉजिटिव सोल हर समय पॉजिटिवनेस ही आपको देगा, आप इतनी जितना नेगेटिव लेके सोचोगे वो आपके अंदर इम्प्लीमेंट होगा। मैं हर समय पॉजिटिव के साथ रही हूँ, और मैं पॉजिटिवनेस पर ही हर समय सोचती हूँ, और आप लोग मेरा इंस्पिरेशन हो। आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे भी बहुत सीख रही हूँ, जो कितना सुंदर करके मेरे बात को आप इंग्लिश में उसको बोल रहे हो, जिससे जो थोड़ा-सा मेरा बात को समझ ना पाए, उनके लिए आसान हो। तो ये सब आप ये मेरा मीन्स मेरा ये सेशन में आप भी मेरे उपकार कर रहे हो। तो हर चीज़ में हम लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पॉज़िटिवनेस ही मुझे ये पॉज़िटिव देता है आगे चलने का। शायद आप लोग नहीं रहते, मेरे दोस्त लोग नहीं रहता, आप तो ये पॉजिटिव नहीं रहता, ये पूरा एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव है, हम लोग ही इनको नेगेटिव बनाने में मजबूर है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा, वेरी सिंपली यू हैव पुट that we are all united together, only then it is possible, and you can get inspiration from everybody. हर एक इंसान से अच्छी सी इंस्पिरेशन मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो यस, यहीं से शक्ति मिलती है इकट्ठा रहने में, जुड़े रहने में। यस डियर मैम, आपने इतना सब कुछ हासिल कर चुके हैं, सबसे बढ़िया हासिल, सबसे बढ़िया अचीवमेंट वो कौन सा था जो आपको लगा वाओ मैंने ये हासिल कर दिया, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल रही है? मेरा सबसे पहला जो उस उम्र में था, मैं रंजीत से, मेरा माता पिता ने मेरा नाम दिया था रंजीत, रन में जीतने का। तो मैंने बहुत सोचा, जो मेरा जब नाम एपिडिपिट हो रहा था ट्रांसजेंडर कोटे में, तो मैं क्या नाम दूं, सब लोग बोला ये दो वो दो, पर मैं अपना माँ बाप का नाम को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा माँ बाप बहुत अहमियत है, मेरे लिए वो लोग जिंदा भगवान थे। तो मैंने सिर्फ अपना बुद्धि करके ए लगाया, रंजीत और ए, तो रंजीता बन गया। तो वो रंजीत भी जिंदा रहा, और मेरे साथ मैं जो ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने सिर्फ अपने लिए ए लिया, एक वर्ड लिया, और मेरा माँ बाप का 6 टर्मिनोलॉजी उसमें था, तो मैं 7वीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत, मेरा जीवन में ये
मूवमेंट तो बहुत किए हैं, बहुत सम्मान मिला, पर ये जो नाम जब मुझे रंजीत से रंजीता मिला, इस पे मैं बहुत खुश हुई। जो मैं अपना ज़िंदगी में अपने इंसान बोलता है ना, जो जैसे जन्मता है वैसे ही बीतता है, वैसे ही कटता है। एक लड़की हुआ तो लड़की होकर ही उसे रहना पड़ता है, पर मैंने अपना ज़िंदगी को बदला। मैं रंजीत से रंजीता हुआ, तो ये मेरा तो माँ ने मुझे जन्म दिया था, पर मैंने उसको दोबारा मैंने अपने हाथ से जन्म दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एम्पावरमेंट और अचीवमेंट था। जिस दिन मैं रंजीता नाम सरकारी मेरा वोटर कार्ड, आधार कार्ड में आया, उस दिन मैं बहुत खुश हुई और माँ को दिखाया, देखो आपका नाम है, उसको मैंने मारा नहीं, वो मेरे साथ ज़िंदा है। मेरा लड़ाई में सिर्फ मैंने एक ए लगाया। ये मेरे लिए बहुत एम्पावरमेंट था और अचीवमेंट भी। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सो नाइसली। बहुत अच्छा है मैम, आपने अच्छा, तो मैं सब इमेजिन कर रही थी कि भाई आप मम्मी को ये दिखाए थे कि देखिए रंजीत है और इसमें बस ए मैंने डाला, तो आई कुड विजुअलाइज ऑल ऑफ दैट। बस ऐसे आंखें बंद करूं तो आई कैन फील दैट इमेजिनरी सिचुएशन। दैट्स नाइस डियर। Dear ma'am, there's another question. Like, if there are anybody out there who would want to come and join you in this mission, कि मैम के साथ, आपके साथ, रंजीता मैम के साथ जुड़े रहे, साथ में चले, कई को चाहे कौन से भी जेंडर के हो, तो आपको कैसे संपर्क करें कि भाई ऑनलाइन सोशल मीडिया हैंडल्स या डायरेक्ट कोलकाता आके मिले आपसे, किस तरह संपर्क कर सकेंगे आपके साथ, हर कम्युनिकेट? समय मेरे साथ मेरा फेसबुक, आई हैव नियर अबाउट 50,000 ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद मी। आप लोग जुड़े हैं, मैं बहुत सारा टॉक्स है जिसमें मैं बात कर चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत इंसान जुड़ते हैं। मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, हमारा एक छोटा-सा बुटीक चलता है, मेरा एक छोटा-सा कैफ़े चलता है। ये कुछ मेरा नहीं है, ये सब लोग का साझा है, सब लोग एक साथ मिलके हम लोग बनाए। तो जुड़ने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, और दिमाग से यदि हम लोग अच्छा चीज़ करें, तो एक परिवार हम लोग बना सकते हैं। और मैं कभी भी, हमारे जैसे इंसान, हम लोग परिवार के लिए जिए हैं, पर हम लोग ने खुद अपना परिवार भी बनाया है। आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ोगे तो आओगे तो देखना, मुझे बहुत लोग माँ बुलाते हैं, ठीक है? मैं बहुत का माँ बन चुकी हूँ। तो ये बच्चे अभी अच्छे-अच्छे जगह में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब फिर कोई लोग कामयाब होकर अपना घर में चले जाते हैं, रोज़गार करके, उसके बाद भी जब वो लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं, हमारे दुर्गा पूजा होता है, अर्धनारीश्वर का हम पूजा करते हैं पिछले 6 साल से। तो ये सब समय मैं, आई एम फीलिंग, मुझे मिलता है, जो नहीं मेरा माँ-बाप छोड़ के गए हैं, पर बहुत को मुझे मिला, जो लोग मुझसे अभी भी जुड़ा है। मेरे दोस्त, मेरे यार, जो लोग मेरे इर्द-गिर्द रहता है, जो मेरा कुछ भी तकलीफ ना हो, उसमें वो अपराजिता भी है, ठीक है? मैं यदि उसको अभी भी बोलूँगी, अपराजिता मुझे ये चाहिए, जहाँ से भी हो, मुझे बोलना भी नहीं है, वो मेरे लिए लेकर चली आएगी। तो ये प्यार मैंने खुद अनुभव किया है, और ये प्यार से मेरा ये परिवार बना है। जो इंसान बोलता है बुढ़ापन में, जब उसका ओल्ड एज हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, तब कौन देखने वाला है? हमारा परिवार में यदि आप आओगे तो देखोगे, यहाँ पे कितने सारे इंसान हम लोग एक साथ, अपने-अपना सबका काम में वो लोग निजुक्त है, पर एक जगह जब हम लोग आते हैं, खाना-पीना, सोचना, किसी के लिए, बहुत सारे वो अभी एसिड विक्टिम के लिए भी जो अपराजिता काम करते हैं, उनको भी हमारे प्रोग्राम से एसोसिएट किया जाता है। तो ये जस्ट परिवार जैसा है। तो आगे चलकर कोई भी यदि हमसे मिलना चाहते हैं, एक तो आपके ये प्रोग्राम के चलते भी यदि आप लोग शेयर कर दें, और नहीं तो रंजीता सिन्हा कहीं पे जगह में, यदि आपको गूगल से लेकर, फेसबुक से लेकर, ट्वीट से लेकर आप लोग करेंगे तो मिल ही जाएगा। हमें वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे मूवमेंट के साथ। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस ये सेशन अंत होने से पहले, समाप्त होने से पहले, एक छोटी सी क्वेश्चन अभी है माफी को लेकर, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के व्यवहार कर चुके हैं, बुरे तरीके से आपको हर्ट कर चुके हैं, फिर भी आप हंसते हुए, हिम्मत रखते हुए आगे बढ़े, आज तक यहाँ तक आप पहुंचे, आप तो सभी को माफ कर दिए आप। तो माफी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक इंसान किस हद तक माफ माफी को लेके
you know, how far can a person go for giving? एक बार माफ कर सकते हैं, 2 बार माफ कर सकते हैं, किस हद तक माफी देना? देखिए, मैं अपने को सेल्फ काउंसलिंग हर समय करती हूँ, क्योंकि मैं जिस बिरादरी का बात कर रही हूँ, मैं जिस बिरादरी से हूँ, उसका कोई अस्तित्व समाज में था, पर वो एकदम आगे नहीं था। क्योंकि हर समाज में आप पैट्रियार्की बोलो, जो भी बोलो, विमेन्स मूवमेंट बोलो, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं था। मैं जब ये काम शुरू किया था, मुझे ये मेरे बार-बार यही मेरे सर पे था, जब मेरा परिवार ही ने मुझे इतना ऑब्स्टेकल दिया है, तो समाज तो उससे ज़्यादा देगा और जो हमारे दुश्मन हैं, वो भी बनेंगे। तो इसीलिए मैं हर समय यही सोचती हूँ, प्यार से ही प्यार को काटा सकता है, दुश्मनी को, दुश्मनी से नहीं। तो इसीलिए प्यार हर समय देते जाओ और एक बात मैं हर समय मानती हूँ, जो मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा देश है, यदि हम सबके पास जाके भीख नहीं माँगेंगे, मैं भीख नहीं माँगी आज तक, पर प्यार का भीख तो माँग ही सकते हैं। जो हम भी आप जैसे हमारे भी शरीर में आप जैसा ही खून है। यदि आप अपना परिवार के लिए सोच सकते हो, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, तो हमारा परिवार को थोड़ा-सा आप देखो, इनको भी सोचो। और ये सरकार से लेकर हर जगह हमने गुहार लगाए और अभी भी लगाते जा रहे हैं हर जगह में। ये नहीं जो ये बंद प्रक्रिया है, हमें मिल गया है प्रोटेक्शन बोलकर मैं बंद हो चुकी हूँ। बहुत सारा जगह है जहाँ पे अभी भी हमें जाकर ध्वजा उड़ाना है। तो इसीलिए हर समय पॉजिटिव थिंकिंग ही इंसान को इस पे आगे ले जा सकता है। तो ये पॉजिटिव और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं, चलो तुम आगे चलकर हमारा एक तो बनो मेरे परिवार के लिए, तो ऐसा बन भी जाता है बहुत सारे, दुश्मन परिवार बन जाते हैं। जी, जी मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे लिए वक़्त वक़्त निकाला। अगर हमारी हिंदी भी थोड़ा सही ही नहीं है, फिर भी आप एडजस्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। You just gave everything so beautifully well. You shared everything. Thank you so मुझे much for your आपको time. बहुत अच्छा लगा, आप इतना सुंदर से आपका हिंदी अच्छा नहीं है, पर मेरा भी हिंदी अच्छा नहीं है, बंगला बोलते-बोलते उसमें बहुत बंगाली ये आ जाता है, पर आपसे मैं सीख रही थी, आप कितना सुंदर करके मेरा ये बात को सुंदर से माने क्या बोले सामने में ला रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद और ऐसा ही पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप भी आगे बढ़िए, आपका चैनल भी और बहुत सारे इंसान से इंसान को मिलाइए, जिससे इंसानियत कायम रहे। जी, धन्यवाद। जी मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हम आपके साथ हैं और सभी को रहना है, हम सभी के साथ मिल-जुल कर ही रहना है। यही अच्छी बात आज इस मंच पर शेयर किया गया है। रंजीता मैम। थैंक यू सो मच रंजीता मैम। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you. God bless. My dear friends, with this we come to an end to the International Fab Talks for now. आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम, इस वीडियो को दूर से दूर तक शेयर कीजिए, कमेंट कर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।